हेलो स्टूडेंट, इस बार 8 मार्च को समाज शास्त्र का आप लोग पेपर देने वाले हैं 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो मैं आप लोगों के लिए समाज शास्त्र सोशियोलॉजी का एक वायरल पेपर लेकर आया हूं और इस पेपर को मैं सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को बताने वाला हूं। इसका मैं एक एक प्रश्न का उत्तर दूंगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, ये कॉपी है और कॉपी में मैं लिख कर लेकर आया हूँ। आपको कॉपी कैसे लिखनी है और प्रश्नों का उत्तर कैसे कॉपी में लिखना रहेगा। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपका अनुक्रमांक लिख रहेगा जो कि आपके प्रवेश पत्र पर दिया होगा। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। इसके बाद में आपका नाम रहेगा, तो नाम भी आपको लिख लेना है। पेपर कोड देख सकते हैं 999 AP पेपर कोड है। किस डिस्ट्रिक्ट में आया ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। समाज शास्त्र का पेपर है सोशियोलॉजी का। 100 नंबर का आप लोगों का पूर्णांक होता है समाज शास्त्र में। समय आपको दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट। 3 घंटा पेपर को हल करने के लिए और ये पेपर को अच्छे से 15 मिनट पढ़ने के लिए आपको दिया जाएगा। निर्देश दिया हुआ है यहाँ पर देखिए। सबसे पहला पॉइंट है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्नों के अंक उसके सम्मुख अंकित है, यानी इस पेपर में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो अनिवार्य है, आपको करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है प्रश्न संख्या 1 से 10 तक आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी टोटल आपके 10 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए होते हैं। और प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो कि ये भी 10 आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न का 25 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 27 से 29 तक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर आपको 150 शब्दों में देना रहेगा। तो ये पूरा पेपर का आप लोगों ने पैटर्न जान गया कि कौन से प्रश्न का उत्तर कितने शब्दों में देना है। अब चलिए देखते हैं, एक एक करके सारे प्रश्नों को बताते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये पेपर का कवर पेज है आपका इसी तरीके से रहेगा, जो कॉपी के साथ में अटैच होता है। ये देख सकते हैं इंटरमीडिएट परीक्षा यहाँ पर लिखा हुआ है और परीक्षार्थी का अनुक्रमांक यहाँ पर लिखना पड़ता है अंकों में, शब्दों में। विषय जो होता है आपको वो लिखना पड़ता है, केवल आपको प्रश्न पत्र में लिखना है। पेपर कोड लिखना है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 999 AP पेपर कोड है, ये आप लोगों को लिखना पड़ेगा। और शनिवार यानी आपका जिस दिन पेपर है, शनिवार यहाँ पर मैंने लिख दिया है। परीक्षा की तिथि लिख दी है, द्वितीय पाली में आपका पेपर होगा। केंद्र का नाम लिखना है, यहाँ पर मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया है। आप अपने जो सेंटर गया है जहाँ पर, उसका नाम लिखिएगा। उसके बाद में जिस रूम नंबर में बैठे हैं वहाँ पर आपको नाम लिखना है आपका, और इसमें दिनांक लिखना है जिस दिन आपका पेपर है। तो ये कवर पेज है, आप लोग भर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। अब चलिए मैं दिखा देता हूँ, ये कॉपी है। कॉपी में आपको फर्स्ट और सेकंड और थर्ड पेज में कोई भी गलती नहीं करनी है, जो कि हर एक स्टूडेंट गलती करता है, आपको गलती नहीं करनी है। अब एक एक करके चलिए सभी प्रश्नों को मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि टोटल 10 बहुविकल्पीय प्रश्न दिया जाएगा। और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और पेपर को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि पूरा स्टूडेंट छपने वाला है। देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो जो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई हो जाएगा। इनमें से डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले नंबर का डी करेक्ट आंसर। प्रतिवर्ष जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सामाजिक संस्था का उदाहरण नहीं है। तो इसको थोड़ा मैं जूम और कर देता हूँ स्टूडेंट। ये देखिए सामाजिक संस्था का उदाहरण नहीं है, तो इनमें से क्या नातेदारी हो जाएगा या समसमूह हो जाएगा। तो इनमें से ये हो जाएगा समसमूह हो जाएगा, जो कि यहाँ पर उदाहरण नहीं है सामाजिक संस्था का। देखिए नातेदारी भी हो समाज का ही हिस्सा होता है, विवाह भी होता है और परिवार भी होता है, लेकिन जो समूह होता है ये उदाहरण के तौर पर नहीं है। तो दूसरे नंबर का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट। ये दिया है तीसरा प्रश्न कि अदृश्य हाथ की अवधारणा का संबंध किससे है। 1 नंबर का आपका प्रश्न है और इनमें से जो स्मिथ हो जाएंगे, एडम स्मिथ, ये आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऐसे ही आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न दिया जाएगा पेपर में, अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। 4 नंबर प्रश्न है जातीय निरयोग्यता निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो ये किस वर्ष पारित किया गया था स्टूडेंट, यहाँ पर 1850 हो जाएगा। जी हाँ स्टूडेंट, आपका 4 नंबर का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 1850 हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन। 5 नंबर प्रश्न है भारत में महिलाओं की प्रमुख समस्या है। तो देखा जाए इनमें से सभी स्टूडेंट भारत में महिलाओं की समस्या है, जो कि उच्च शिक्षा का अभाव भी है, तकनीकी शिक्षा का अभाव, लैंगिक असमानता एवं भेदभाव। ये 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है। 1 नंबर यहाँ पर भी आपको दिया जाएगा। अब मैं आपको दिखा दूँ कॉपी में कैसे लिखना रहेगा। ये देखिए आपको पेपर में स्टूडेंट इसमें डंडी खींच लेना है और आपको पेन यूज करना है। ये देखिए आपको ये इतने 4 यानी आपको 4 चीज़ें यूज करनी है। एक आपका पटरी, एक आपका ब्लैक पेन, एक आपका ब्लू पेन, एक आपका स्केच। स्केच का प्रयोग ना भी कर सकते हैं,
ठीक है। तो ये आपका प्रश्नोत्तर संख्या, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हेडिंग से आपको यहाँ पर मैंने 4 लाइनों का गैप कर दिया है, आप 3 लाइनों में गैप करके लिख दीजिएगा। ठीक है, अच्छे से लिखिए, राइटिंग से लिखिए। इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए दोनों साइड में आपको कॉपी लिखनी है, ये नहीं कि आपको एक ही साइड में लिखकर छोड़ देना, दोनों साइड में आपको लिखना है, तभी नंबर दिया जाएगा। आप एक साइड लिखते हो तो नंबर कटेगा, ये गारंटी है। इसके बाद में देखिए 6 नंबर प्रश्न, यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या दिया हुआ है। 6 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समुदाय नहीं है। तो भैया जो भीड़ है ये एक समुदाय नहीं, भीड़ में कई सारे लोग आ सकते हैं। ठीक है, कई सारे धर्म के कई सारे लोग आ सकते हैं, तो भीड़ जो है समुदाय नहीं है। एक एक नंबर का ऐसा प्रश्न हो जाएगा। और मैंने आप लोगों के लिए एक मैराथन क्लास भी लेकर आया हूँ, 1 घंटे 10 मिनट का वीडियो, जाकर वो भी देख लीजिएगा इस वीडियो को बाद में। 7 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रवाद के उदय से घनिष्ठ रूप से संबंध है। तो 7वें नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा आपका, इनमें से स्टूडेंट करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्र राज्य हो जाएगा। जी हाँ, आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 8वां नंबर प्रश्न है कौन सा 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है। तो ग्राम पंचायत हो जाएगा स्टूडेंट, बिल्कुल सही ऑप्शन बी वाला। 9 नंबर प्रश्न है आपका निम्न में से किस भाषा में रजत का अर्थ कृषक होता है। तो इनमें से शायद तेलुगु हो जाएगा, जिसमें रजत का जो अर्थ होता है क्या होता है, कृषक होता है। ठीक है, जैसे ग्रामीण इलाकों में कृषक किसान होते हैं ना, वही। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत में उदारीकरण किस दशक में अपनाया गया। तो ये भैया आपका वर्ष 1990 में अपनाया गया। तो 10 नंबर का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और ऐसे ही आप लोगों को कॉपी में लिखना रहेगा। देखिए स्टूडेंट, अब आ चुका है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि पेपर में बात करो तो 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न के साथ में ये भी दिया होता है। और ये 3 नंबर का एक प्रश्न होता है, 25 शब्दों में इसका आंसर आपको देना होता है। आपने निर्देश में देख लिया होगा, तो मैं इसका भी आंसर आप लोगों को बताऊंगा, फिर वो लघु उत्तरीय प्रश्न का भी आंसर बताऊंगा और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न का भी उत्तर बताऊंगा, वो भी कॉपी में मैं लिखकर लेकर आया हूं। और ऐसे ही आप लोगों को पूरा पेपर हल करना है। 11 नंबर प्रश्न देखिए, माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत क्या है। ये आपको बताना है कि जो माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत है ये बताना है। तो 11 नंबर प्रश्न का उत्तर चलिए देख लेते हैं। ये देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 11 हेडिंग से लिखा है, शब्दों में गैप है, कोई दिक्कत नहीं है, राइटिंग से लिखा गया है। इसका उत्तर देखिए, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत जनसंख्या में वृद्धि तथा खाद्यान्न आपूर्ति के मध्य संबंध की व्याख्या करता है। माल्थस ने 1758, यहाँ पे देखिए 98, देखिए माल्थस ने 1798 में जनसंख्या के सिद्धांत पर एक लेख एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन 1798 में अपने जनसंख्या संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये इनकी पुस्तक का नाम है, जो कि आपके बहुविकल्पी में ज़्यादातर पूछा जाएगा कि इस पुस्तक का क्या नाम है, तो आपको ये बताना पड़ेगा। उसके बाद में देखिए 12 नंबर प्रश्न यहाँ पर, अनुसूचित जनजाति की 3 विशेषताएं बताइए। तो जो अनुसूचित जनजाति है इसकी हमें क्या है, 3 विशेषताएं बतानी है। 3 नंबर दिया जाएगा, एक विशेषताएं पर 1 नंबर। तो इसका उत्तर देखिए, यहाँ पर देखिए भारत में जनजातियों की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है सामान्य भूभाग, इसमें है कि एक जनजाति एक निश्चित भूभाग में ही निवास करती है। दूसरा है विस्तृत आकार, एक जनजाति में कई परिवारों, वंश और गोत्र का संकलन होता है, ये भी सही है। तीसरा है सामान्य भाषा, एक जनजाति के लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करने में, यहाँ पर देखिए करने के लिए जनजाति की अपनी एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं। जनजाति की क्या है भैया, अपना एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये आपके 12 नंबर प्रश्न का उत्तर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में अगला दिखा देता हूँ। और आप लोगों को स्टूडेंट पेपर का पैटर्न समझ में आ रहा होगा और प्रश्नों को कैसे कॉपी में लिखना रहेगा ये भी आप लोग क्लियर देख सकते हैं। हालांकि मैंने इस पर एक और वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, कि बोर्ड एग्जाम में पूर्ण रूप से कॉपी कैसे लिखें, कौन सी गलतियाँ ना करें, टॉपर कॉपी कैसे लिखते हैं और क्वेश्चन का जो आंसर नहीं आता वो टॉपर कैसे लिखते हैं बनाकर, उस वीडियो में मैंने बताया। तो यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा कि सोशियोलॉजी की कॉपी कैसे लिखें बाय शिवम स्टडी नॉलेज। आप बाय जहाँ पर लगाओगे तुरंत हमारे चैनल का नाम दिख जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और कोई भी डाउट है या कुछ आप हमसे पूछना चाहते हैं, कोई भी डाउट है या कुछ आप हमसे पूछना चाहते हैं तो नीचे इंस्टाग्राम की आईडी दी हुई शिवम स्टडी नॉलेज इंस्टाग्राम की आईडी है, वहाँ पर आइए फॉलो कर लीजिए और हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। 13 नंबर प्रश्न है, पूर्वग्रह से आप क्या समझते हैं इसके बारे में बताइए। 3-3 नंबर का प्रश्न होता है, जिससे कि 30 नंबर आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पक्का हो जाता है, बस आपको आंसर लिखना पड़ता है। तो इसका उत्तर देख लीजिए हैं, ये देखिए 13 नंबर प्रश्न में, पूर्वग्रह एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्वकल्पित विचार या व्यवहार होता है। उदाहरण के रूप में एक व्यक्ति अपनी जाति और समूह के सदस्यों के पक्ष में पूर्वग्रहित हो सकता है। क्या पूर्वग्रहित हो सकता है, ये इसका परिभाषा है।
उसके बाद में देखिए थोड़े गले में प्रॉब्लम स्टूडेंट प्लीज इग्नोर कीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है नगरीय समाज की 3 विशेषताएं लिखिए। पूरा पेपर का पैटर्न मैं आपको क्लियर कर दूं कि ऐसे ही रहेगा जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पेपर में भी दिए होंगे, ठीक है। तो आपको सारे क्वेश्चंस को तैयार करना है और पेपर के पैटर्न पर घबराना नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ वो पूरा सरल क्वेश्चंस आपके आते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं होता ना ज़्यादा नॉर्मल होता है, मीडियम में होते हैं क्वेश्चंस। ये आपको मैं क्लियर कर दूँ। तो अगला क्वेश्चन है नगरीय समाज की 3 विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर देखिए नगरीय समाज की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है नगरीय समाज में व्यक्तियों के सामाजिक संबंध कृत्रिम एवं औपचारिक होते हैं। दूसरा है नगरीय समाज में श्रम विभाजन बहुतायत में पाया जाता है। तीसरा है यहाँ विभिन्न प्रजातियों क्षेत्रों धर्मों एवं व्यवसायों के लोग रहते हैं। भैया नगर में देखा जाए तो कई समुदाय के लोग, कई धर्म के लोग और उनका अलग अलग व्यवसाय होता है। कोई भैया क्या है, कोई सब्जी की ठेली लगा रखा है, कोई मोमोज की ठेली रखा है, किसी का बिजनेस है, किसी का कपड़ों का बिजनेस है, किसी का फैक्ट्री चल रहा है। तो भैया अलग अलग उनका एक प्रकार से वो होता है, यानी व्यवसाय का तरीका होता है। अलग फील्ड में लोग धुरंधर होते हैं। 15 नंबर प्रश्न है कि संस्कृति को परिभाषित कीजिए। ये भी आपका 3 नंबर का प्रश्न है। इसका उत्तर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 15 नंबर प्रश्न में बोगार्ड्स के अनुसार है कि संस्कृति किसी समूह के कार्य करने तथा विचार करने की समस्त रीतियों को कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? समस्त रीतियों को कहते हैं। इसमें और है, टोटल 10 दिए जाते हैं ना। 16 नंबर प्रश्न दिया है कि जनतांत्रिक राजनीति से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताइए। तो इसका भी परिभाषा मैं आपको दे देता हूं। देखिए जनतांत्रिक राजनीति से अभिप्राय राजनीति के उस प्रारूप से है जिसमें आम लोग यानी जनता चुनाव के माध्यम से सरकार का चयन करते हैं। इसके लिए राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशी चुनाव में उतारते हैं। जो राजनीतिक दल होते हैं वो क्या है भैया, अपने अपने प्रत्याशी चुनाव में उतारते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, स्वतंत्रता के बाद भारतीय ग्रामीण समाज में आए प्रमुख बदलाव बताइए। यानी जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ उसके बाद में जो भारतीय हमारे ग्रामीण समाज के लोग हैं उनमें क्या बदलाव आया, इसके बारे में बताना है। तो देखिए 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। देखिए ये बदलाव निम्नवत है। सबसे पहला है गहन कृषि के कारण कृषि मजदूरों की बढ़ोतरी। दूसरा है भुगतान में सामान यानी अनाज के स्थान पर नगद भुगतान। तीसरा है मुक्त दिहाड़ी मजदूरों के वर्ग का उदय। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि भैया स्वतंत्रता के बाद में जो है बदलाव का यानी बदलाव हुआ। 18 नंबर प्रश्न है कि औद्योगिकीकरण की 3 विशेषताएं बताइए। 3 नंबर का प्रश्न है औद्योगिकीकरण की 3 विशेषताएं। इसका उत्तर देख लीजिए 18 नंबर प्रश्न में औद्योगिकीकरण की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है ये मानवीय शक्ति की अपेक्षा मशीनी शक्ति पर बल देते हैं। दूसरा है इसके कारण प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। तीसरा है ये प्राकृतिक संसाधनों के अधिकतम तथा योजनाबद्ध दोहन पर बल देता है। तो ये 18 नंबर प्रश्न था जो मैंने आप लोगों को बता दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसमें 2 और क्वेश्चन बचे हैं अति लघु उत्तरीय का। 19 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पर देखिए उदारीकरण शब्द का क्या तात्पर्य है, इसके बारे में बताइए। तो इसका भी मैं आपको उत्तर दिखा देता हूँ स्टूडेंट। ये देखिए 19 नंबर प्रश्न में उदारीकरण शब्द का तात्पर्य ऐसे अनेक नीतिगत निर्णयों से है जो भारत राज्य द्वारा 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व बाजार के लिए खोल देने के उद्देश्य से लिए गए थे। इन परिवर्तनों को उदारीकरण की नीतियां कहा जाता है। अगला देखिए लास्ट क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय का, भारत में होने वाले प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन के नाम लिखिए। तो हमें क्या है, प्रमुख जो पर्यावरणीय आंदोलन है भारत में होने वाले उनके नाम लिखना है। भैया 3 नंबर दिया जाएगा। प्रश्नों को आप देख लीजिए, पूरा आएगा और मैं जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो सोशियोलॉजी पर ला रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट वीडियो सभी क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, किसी से भी क्वेश्चंस आ सकता है। ठीक है, कोई भी वीडियो व्यर्थ नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एग्जामिनर जो पूछेगा इसी से पूछेगा। मेरे वीडियो से आप देख लीजिएगा, अधिकतम क्वेश्चंस आएंगे। देखिए भारत में होने वाले प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन का नाम इस प्रकार है। सबसे पहला है बिश्नोई आंदोलन, दूसरा है चिपको आंदोलन, तीसरा है अपिक्को आंदोलन। देखिए अपिक्को आंदोलन वो होता है जो कि पर्यावरण के बचाव से संबंधित होता है। या लगभग ये क्या है 1987 के बीच में शायद ये प्रचलित हुआ था कर्नाटक में। और 6 है आपका, यहाँ पर देखिए 5वां है आपका जो है चौथा है आपका साइलेंट घाटी आंदोलन, 5वां है जंगल बचाओ आंदोलन, 6 है नर्मदा बचाओ आंदोलन तथा 7वां है टिहरी बांध विरोधी आंदोलन। तो ये भारत में पर्यावरणीय आंदोलन के नाम है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि टोटल 6 प्रश्न आपके लघु उत्तरीय के दिए होते हैं और हर एक प्रश्न आपका 6 नंबर का होता है। जब आप एक लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर दोगे तो 6 नंबर दिया जाएगा और आपको 50 शब्दों में इसका आंसर देना होता है।
तो चलिए दिखा देता हूँ इसके भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को। 21 नंबर प्रश्न है, कृषक समाज की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। कृषक समाज की विशेषताओं का हमें क्या करना है, उल्लेख करना है। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ स्टूडेंट, ये देखिए स्टूडेंट मैंने संकेत लिख दिया है। अब आप लोग कहेंगे कि संकेत क्या है सर, देखिए थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए संकेत एक प्रकार से स्टूडेंट ये होता है कि इसमें आप बता रहे होते हैं एग्जामिनर को कि सर जी मेरा लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर क्या डिप्रेस होता है, उसको 200 कॉपियाँ 150 कॉपियाँ डेली चेक करनी होती है, तो वो नहीं समझ पे आता क्या अधिकतम बार क्या गलती हो जाती है उससे। ठीक है, रोबोट तो है नहीं, वो आपका इंसान ही है। ठीक है, आने वाले समय में रोबोट भी कॉपियाँ चेक करने लगेंगे। तो क्या है, पहले वो गलती कर देते, पहले गलती अधिकतम वो करते थे। ठीक है, अब गलतियां नहीं करते, लेकिन क्या चांस है आप लेना चाहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, एक संकेत डाल दीजिए ना, जिस तरह से हिंदी में लिखते हैं संकेत गद्यांश वाले में कि इस गद्यांश को कर रहे हैं, तो यहाँ से आप लिख दीजिए ताकि एग्जामिनर आपको 6 नंबर यहाँ पर पूरा दे सके, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि कृषक समाज की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, इसका चलिए परिभाषा और उत्तर दिखा देता हूँ। देखिए रॉबर्ट रेडफिल्ड के अनुसार कृषक समाज की 3 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहला, कृषक समाज के सदस्य अपना जीवन यापन भूमि को जोतकर एवं उस पर नियंत्रण रखकर करते हैं। दूसरा है, कृषि में नवीन मशीनों जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ट्यूबवेल, पंप आदि का प्रयोग किया जाने लगा। और तीसरा है, आर्थिक आधार पर कृषक समाज अन्य समाजों में विभिन्नता के लिए होता है। ठीक है, तो ये कृषक समाज से रिलेटेड जो हमारा प्रश्न था मैंने आपको बता दिया है, वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर, हरित क्रांति के ग्रामीण समाज पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। 6 नंबर का आपका ये प्रश्न है, हरित क्रांति से रिलेटेड पूछा गया है, इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए स्टूडेंट, हरित क्रांति कृषि आधुनिकीकरण का एक सरकारी कार्यक्रम था। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त ये क्रांति अधिक उत्पादकता वाले अथवा संकर बीजों के साथ कीटनाशकों, खादों तथा किसानों के लिए अन्न निवेश देने पर केंद्रित थी। इस प्रकार हरित क्रांति के प्रथम चरण 1960 तथा 1970 के दशकों में नई तकनीकी के लागू होने से ग्रामीण समाज में असमानताएं बढ़ने का आभास हुआ। हरित क्रांति की फसलें अधिक लाभ वाली थी। देखिए हरित क्रांति का क्वेश्चन आपका ऐसे पूछा जाएगा, बहुविकल्पीय में ज़्यादातर पूछा जाएगा कि भैया हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव कहाँ पर पड़ा, तो पंजाब में पड़ा, ये आप याद रखिए। अगला प्रश्न दिखा देता हूं मैं आपको। यहाँ पर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि जाति व्यवस्था के महत्वपूर्ण लक्षणों को बताइए। 6 नंबर का आपका ये प्रश्न है और जाति व्यवस्था के महत्वपूर्ण लक्षणों को आपको बताना है। ये देखिए 23 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं स्टूडेंट, थोड़ा मैं जूम कर दूं ताकि आपको क्लियर दिखें, और ये डंडी आपको दोनों साइड में खींचनी पड़ेगी। प्रश्नोत्तर संख्या 23 के अंतर्गत पूरा आप क्वेश्चन देख सकते हैं कैसे लिखा जाता है। टॉपर का तरीका यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं स्टूडेंट, टॉपर भी इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखते हैं। जाति व्यवस्था के लक्षण जो है निम्नवत है। सबसे पहला है यहाँ पर जन्म आधारित जाति व्यवस्था। जाति जन्म से निर्धारित होती है, एक बच्चा अपने माता पिता की जाति में ही जन्म लेता है। दूसरा है विवाह संबंधी कठोर नियम। जाति की सदस्यता के साथ विवाह संबंधी कठोर नियम शामिल होते हैं। जाति समूह सजातीय होती हैं। तीसरा है उप विभाजन का नियम। जातियों में आपसी उप विभाजन भी होता है, अर्थात जातियों में हमेशा उपजातियां होती हैं। जातियों में हमेशा क्या होती है भैया, उपजातियां भी होती हैं। तो ये 23 नंबर प्रश्न का उत्तर है। उसके बाद में दिखा देता हूं अगला क्वेश्चन। ये देखिए 24 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में हुए भूमि सुधार के महत्व पर चर्चा कीजिए। भारत में जो हुए भूमि सुधार, इसके महत्व पर आपको चर्चा करना है। 6 नंबर का आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में आपको डिटेल से बताना है। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए 24 नंबर क्वेश्चन और इसका उत्तर देखिए स्टूडेंट। ठीक है, थोड़ा जूम कर दूँ ताकि क्लियर हो जाए। थोड़ा जूम और जूम आउट करना दोनों पड़ता है, क्योंकि अधिकतम बार क्या होता है, ये देखिए पूर्व औपनिवेशिक काल में भारत की कृषि संरचना में स्थानीय राजा या जमींदार भूमि पर नियंत्रण रखते थे। औपनिवेशिक काल में भी इन स्थानीय जमींदारों या देखिए जमींदारों द्वारा ही काम चलाया गया। जमींदारी व्यवस्था होने के कारण कृषि उत्पादन कम होने लगा। बहुत से क्षेत्रों में रेतवाड़ी व्यवस्था चल रही थी। इसमें कृषक ही चुकाता था, यानी इसमें कृषक ही कर चुकाता था, यानी लोन वगैरह जो होता है वो चुकाता था, पहले हम कर कहते थे। इसमें देखिए 25 नंबर प्रश्न कि ब्रिटिश उपनिवेश काल
देखिए यहाँ पर उपनिवेश काल हो जाएगा में 3 भारतीय समाज सुधारकों के नाम बताइए, ठीक है, या बारे में बताइए, ये बताना है आपको। देखिए 25 नंबर प्रश्न में ये दिया हुआ है, 19वीं सदी में हुए समाज सुधारक आधुनिक संदर्भ एवं मिश्रित विचारों से संबंधित थे। सबसे पहला है, राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध करते हुए न केवल मानवीय व प्राकृतिक अधिकारों से संबंधित आधुनिक सिद्धांतों का हवाला ही नहीं दिया, बल्कि उन्होंने हिंदू शास्त्रों, यहाँ पर देखिए शास्त्रों का भी संदर्भ दिया। दूसरा है आपको रानडो, यहाँ पर देखिए रानडे, यहाँ पर देखिए रानडे ने विधवा विवाह के समर्थन में शास्त्रों, यहाँ पर देखिए शास्त्रों का संदर्भ देते हुए द टेक्स्ट ऑफ द हिंदू लॉ, यहाँ पर देखिए हिंदू लॉ, ये भैया पुस्तक का नाम आएगा, स्टूडेंट कंफर्म कर लीजिए जो आपका दिया है ना कि द टेक्स्ट ऑफ द हिंदू लॉ, ये प्रश्न का आएगा कि किसने लिखा, तो भैया यहाँ पर आप नाम सुन देख लीजिए, ठीक है। 25 नंबर प्रश्न इसमें थोड़ा और दिया हुआ स्टूडेंट डिटेल से, जिसमें उन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह का नियम के अनुसार बताया है, ठीक है। और तीसरा है, सर सैयद अहमद खान ने इस्लाम की विवेचना की है और उसमें स्वतंत्र अन्वेषण की वैधता यानी यहाँ पर देखिए इजातिहाद का उल्लेख किया है, तो ये आप समझ सकते हैं। उसके बाद में देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, देखिए 26 नंबर क्वेश्चन दिया कि अन्य पिछड़े वर्गों की समस्याओं की व्याख्या कीजिए। 6 नंबर का आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बता रहा है कि अन्य पिछड़े वर्गों की समस्याओं की क्या व्याख्या है, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन में चलिए इसका भी मैं आप लोगों को उत्तर दिखा देता हूँ। इसका उत्तर देख लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, भारत में अन्य पिछड़ी जातियों की प्रमुख समस्याएं निम्न प्रकार है। सबसे पहला है उच्च जातियों पर निर्भरता, शिक्षा और आर्थिक क्षेत्र में जो पिछड़े वर्ग उन्नत हैं, यहाँ पर देखिए वर्ग उन्नत हैं वह ऊंची जातियों पर निर्भर नहीं रहते, लेकिन निम्न स्थिति के पिछड़े वर्ग जो गांव में जीवन यापन करते हैं भैया उच्च जातियों पर निर्भरता रखते हैं, ठीक है। दूसरा है बटाईदारी की समस्या, अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकतर किसान सीमांत व लघु कृषक हैं, उनके पास कृषि करने के लिए पर्याप्त जमीन नहीं है, तो भैया क्या बटैया लेते हैं, बटाईदार यानी भैया बटैया कि भैया आधा हमारा रहेगा आधा आपका रहेगा अनाज, ठीक है। जैसे एक साल में मान लीजिए कि गेहूं किसी ने बोया तो उसमें जो निकलता मान लीजिए कि 4 क्विंटल गेहूं निकला तो उसमें 2 क्विंटल उसका 2 क्विंटल उसका, तो ये बटाईदार की समस्या होती है। तीसरा है अतः क्रिया का अभाव और चौथा है स्वास्थ्य और पोषण, तो इसके बारे में आप मत लिखिएगा, इस तरह से आप 2 ही लिख दोगे तो इतना इनफ रहेगा, क्योंकि भैया हमें केवल 6 नंबर ही प्राप्त करना है, 50 शब्दों में देना है, जितना पूछा गया उतने में देंगे और उसके बाद में हमारा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आ जाता है। ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आ चुका है। ये देखिए मैंने 6 आपको लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर बता दिया, आप लोगों ने ध्यानपूर्वक से पढ़ा होगा। देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में क्या है, इसमें भी आपके टोटल में बात करूं तो आपके 3 प्रश्नों का उत्तर देना होता है, टोटल 6 क्वेश्चंस दिए होते हैं। तो देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में आपको दिखाऊं तो 8 नंबर का एक समाजशास्त्र में आपका ये प्रश्न होता है। 27 नंबर प्रश्न देखिए कि स्त्रियों की समानता और अधिकारों के लिए किए गए कुछ प्रमुख प्रयासों का विस्तृत वर्णन कीजिए, ठीक है। स्त्रियों की समानता और अधिकारों के लिए जो किए गए प्रमुख प्रयास हैं इसका हमें क्या विस्तृत में वर्णन करना है। 8 नंबर का प्रश्न है अथवा करके ये आपका दिया हुआ है, इसमें और एक क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था पर निबंध लिखिए। मान लीजिए कि हमें ये ऊपर वाले प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो हम नीचे वाला प्रश्न का उत्तर देंगे और हमें 8 नंबर पूरा एग्जामिनर देगा। तो मेरे भैया स्त्रियों की समानता वाला ही पूरा किया है, तो इसका उत्तर चलिए दिखा देता हूँ। 150 शब्दों में आपको आंसर देना है। ये देखिए बाकायदा बताया कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न का उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है। तो चलिए मैं इसका उत्तर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ स्टूडेंट। ये देखिए संकेत मैंने लिख दिया है एग्जामिनर को बताने के लिए, सर जी कि हमारा अब यहाँ से विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न का मैंने उत्तर लिखा है, 8 नंबर हमें दीजिए। यहाँ पर देखिए आधुनिक भारत में स्त्रियों की स्थिति को लेकर 19वीं शताब्दी में मध्यवर्गीय सामाजिक आंदोलनों का विकास हुआ। इस आंदोलन का प्रभाव सभी प्रदेशों में एक समान नहीं था। इस दौरान आधुनिक पश्चिमी लोकतांत्रिक आदर्शों तथा भारत के प्राचीन लोकतांत्रिक परंपराओं पर गर्व करने से प्रभावित थे। कई सुधारकों ने इन दोनों विचारों को, यहाँ पर देखिए दोनों विचारों को आत्मसात किया था। उदाहरण के तौर पर बंगाल में राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध करते हुए अभियान चलाया। बम्बई प्रेसिडेंसी में हरगोविंद, यहाँ पे देखिए रानडे ने, यहाँ पे देखिए रानडे ने विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए आंदोलन चलाया। और यहाँ पे देखिए ज्योतिबा फूले ने जातीय तथा लैंगिक अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई। सर सैयद अहमद खान ने इस्लाम धर्म के भीतर सामाजिक सुधार आंदोलनों का नेतृत्व किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें है थोड़ा, इसमें और बचा हुआ है। देखिए
समाज धर्म तथा स्त्रियों की परिस्थिति में सुधार के लिए राजा राम मोहन राय के प्रयत्नों को, यहाँ पे देखिए प्रयत्नों को सामाजिक सुधार का केंद्र बिंदु कहा गया। उन्होंने वर्ष 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। इससे पूर्व उन्होंने समाज में स्त्रियों के पति की चिता पर जलाए जाने की प्रथा यानी सती प्रथा को रोकने तथा स्त्री संबंधी मुद्दों पर आम लोगों का ध्यान आकर्षित किया। राजा राम मोहन राय के विचारों में पश्चिमी तर्कवाद और भारतीय परंपरा का सुंदर मित्र, यहाँ पे देखिए चित्रण लिखा जाएगा स्टूडेंट, सुंदर चित्रण था। ये उपनिवेशवाद की प्रतिक्रिया के संदर्भ में देखा जा सकता है। अब यहाँ पर आप लोग नोटिस करेंगे तो बड़ा पैराग्राफ में लिखा है, लेकिन यहाँ पर राइटिंग से लिखा गया है, शब्दों में गैप है, जिससे कि पढ़ने में कोई एग्जामिनर को दिक्कत नहीं होगा। आप लोग भी यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप लोग पेपर में लिखोगे तो एक भी नंबर नहीं कट करेगा एग्जामिनर, ये मेरी गारंटी है स्टूडेंट, ठीक है। लिख लीजिए, इसी तरीके से आपको कॉपी लिखना है। उसके बाद में चलिए दिखा देता हूँ अगला प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न देखिए स्टूडेंट, दिया हुआ है कि संविधान सामाजिक परिवर्तन का एक यंत्र के रूप में प्रस्तुत होता है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। 8 नंबर का प्रश्न है, इसका आपको प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो अथवा करके ये प्रश्न देखिए। भारत में दहेज प्रथा के कारण एवं परिणामों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो मैंने ये क्वेश्चन किया है स्टूडेंट, भारत में दहेज प्रथा के कारण एवं परिणामों की व्याख्या, ठीक है। ये आप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, कॉपी में मैं लिख कर लेकर आया हूँ। और आप लोगों को जैसे लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है यानी दीर्घ उत्तरीय, ठीक है, क्वेश्चंस आपको इसका उत्तर कैसे देना होता है यहाँ पर आप बाकायदा देखेंगे। टॉपर की स्ट्रैटेजी पूरा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वीडियो शेयर कर रहा हूँ। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 28 का अथवा वाला है, क्योंकि मैंने अथवा वाला किया है। दहेज प्रथा की, इसका आंसर देखिए, दहेज प्रथा की उत्पत्ति के प्रमुख कारण निम्नलिखित, यानी कुछ पॉइंट के थ्रू समझाया गया है स्टूडेंट। आपको हेडिंग इसी तरीके से लिखना है। सबसे पहला है अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह के चलन से उच्च कुल के लड़कों की मांग बढ़ती गई। उच्च कुल के लड़कों के पिता ऐसी स्थिति में बड़ी बड़ी धनराशियों की मांग करने लगे। इस प्रकार इस प्रथा का जन्म हुआ। दूसरा है अंता विवाह। देखिए अंता विवाह, देखिए अंत विवाह के नियम क्या है, यहाँ पर देखिए, अंत विवाह के नियम के कारण किसी भी कन्या का विवाह उसी की जात अथवा उपजाति की पुरुष से होना आवश्यक था। यानी भैया जिस कास्ट के आप हो उसी कास्ट की लड़की के साथ आप शादी कर सकते हो। तीसरा है संयुक्त परिवारों में स्त्रियों का शोषण। स्मृत काल तक स्त्रियों की स्थिति अत्यधिक दयनीय थी। संयुक्त परिवारों में नववधुओं को प्रताड़ित किया जाता था, ठीक है, प्रताड़ित किया जाता था। और चौथा है महंगी शिक्षा प्रणाली। माता पिता अपने बच्चों को उच्च शिक्षा, विशेषकर चिकित्सा, प्रौद्योगिकी शिक्षा आदि के लिए बहुत अधिक व्यय करते थे, ठीक है। और इसमें देखिए व्यय करते थे। इसमें और है स्टूडेंट, दहेज प्रथा के कुछ प्रमुख परिणाम निम्नलिखित हैं। इसमें देखिए सबसे पहला है पारिवारिक संघर्ष। दहेज प्रथा अनेक पारिवारिक संघर्षों एवं तनावों को जन्म देती है। दहेज कम मिलने पर नववधु को तरह तरह के कष्ट दिए जाते हैं। मान लीजिए कि भैया दहेज कम दिया गया तो क्या है, जो कन्या होती है उसको प्रताड़ित किया जाता है। और दूसरा है निम्न जीवन स्तर। दहेज के कारण अनेक परिवारों का जीवन स्तर निम्न हो जाता है। तीसरा है बाल विवाह को प्रोत्साहन। दहेज प्रथा बाल विवाह को प्रोत्साहन देती है। इसका कारण यह है कि बाल विवाह में अधिक दहेज की मांग नहीं की जाती है। और चौथा है अविवाहित लड़कियों की संख्या में वृद्धि। दहेज प्रथा के कारण अनेक लड़कियां अविवाहित ही रह जाती हैं। अनेक ऐसी पढ़ी लिखी लड़कियां जो परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण विवाह नहीं हो पाता। तो ये भैया है भैया दहेज प्रथा के जो परिणाम हैं। सबसे पहले इसके कारण के बारे में मैंने बताया है, क्या कारण था, और इसके परिणाम क्या होते हैं, दोनों के बारे में मैंने बताया है। और दोनों में भैया मैंने 4 पॉइंटों को व्याख्या के सहित बताया है। ऐसे लिखोगे तो 8 नंबर आपका कोई भी नहीं कट करेगा, ये गारंटी है। 29 नंबर प्रश्न देखिए, नातेदारी को परिभाषित कीजिए तथा इसके प्रकारों की विवेचना कीजिए। अथवा करके दिया हुआ है। दिव्यांगों की संघर्ष की व्याख्या कीजिए। तो इसके बारे में भी आप आंसर देख सकते हैं। ये देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है नातीदारी से रिलेटेड स्टूडेंट। देखिए नातीदारी से अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों के परस्पर संबंधों की व्यवस्था से है जो प्रजनन एवं वास्तविक वंशावली के आधार पर परस्पर संबंधित है। रॉबिन्स फॉक्स के अनुसार नातेदारी केवल मात्र स्वजन, यहाँ पे देखिए स्वजन अर्थात वास्तविक ख्यालात अथवा कल्पित समरकता वाले व्यक्तियों के मध्य संबंध है। नातेदारी के कितने प्रकार हैं? देखिए नातेदारी के 2 प्रकार होती हैं। देखिए सबसे पहला है समरकर्तीय नातेदारी। रक्त संबंधों को व्यक्त करने के लिए समरकर्तता का प्रयोग किया जाता है। वह संबंध यहाँ पर देखिए समरकर्तीय संबंध है। भाई बहन, चाचा ताऊ
यहाँ पे देखिए भाई बहन चाचा ताऊ भतीजा आदि समरकतीय संबंध में आते हैं। दूसरा है वैवाहिक नातेदारी। विवाह के बंधन आधारित संबंधों को वैवाहिक नातेदारी कहते हैं। विवाह से केवल वर या वधु के संबंध नहीं होते, अपितु वर या कन्या के परिवार के अन्य सदस्यों से भी संबंध स्थापित होते हैं, जैसे बहनोई, जीजा, साली, यहाँ पे देखिए जीजा, साढ़ू, देवरानी, जेठानी आदि ये आते हैं। तो ये 29 नंबर प्रश्न का भी उत्तर आप देख सकते हैं और मैंने सारे प्रश्न का उत्तर दे दिया है और ये पूरा मैंने कॉपी लिखने का तरीका भी आपको दिखा दिया कि कैसे एक टॉपर स्टूडेंट कॉपी लिखता है और आप लोगों को पूरा पेपर कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पूरे पेपर को सॉल्व करके बताया है स्टूडेंट, और 8 मार्च को पेपर देने वाले हो तो ये पेपर को तैयार कर लीजिएगा स्टूडेंट, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं PDF वगैरह देता हूँ, और इंस्टाग्राम पर आप आकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो फिलहाल स्टूडेंट आज के इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय